नमस्कार। हम एक ऐसे अभिनेता की बात कर रहे हैं जिसको देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरी पहली मुलाकात 1988-89 में उनसे हुई थी। तब मैं पिथौरागढ़ में दैनिक जागरण और पीटीआई का पत्रकार था। तब की मुलाकात कब पारिवारिक हो गई, हम कब गहरे मित्र बन गए, पता ही नहीं चला। आइए बात करते हैं पहली बार सालों साल चले डीडी के धारावाहिक ऑफिस ऑफिस के पांडे जी यानी हेमंत पांडे जी से सीधे मुलाकात विस्तार से। पांडे जी, आपका मेरे पॉडकास्ट पर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और हम तो शुभकामनाएं देंगे। आप हमारे वैसे भी बड़े भाई हैं, पुराने मित्र हैं, इतने पुराने कि उतने कोई बचे भी नहीं हैं। तो आप के साथ बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। ये आनंद आ रहा है। आपको शायद याद ना हो लेकिन मुझे याद है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए आपने ही अपनी उंगली मुझे थमाई थी। याद है आपको? सब दोस्ती में वो माहौल ऐसा होता है ना, मुझे लगता है संघर्षशील जो आप आदमी रहता है अपने कुछ पाने की स्थिति में, आप हो चाहे मैं हूँ, तो वो सबकी जो ऊर्जा होती है लगभग एक जैसी होती है। सबको कुछ करना है, वो चाहे देश के किसी भी कोने से आया हो, वो मित्र नहीं है तो भी मित्र बन जाता है क्योंकि ऊर्जा वैसी है। और आप तो वाकई हमारे साथ इतना पुराना आपके साथ ऐसा रिश्ता है, तो वो मैंने कुछ किया भी है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1994 में कभी आपने अपने घर में खुद बनाए नाश्ते के बाद 5,000 रुपये मेरे हाथ में रखकर कहा था, हरीश भाई पीआर की शुरुआत कीजिए, मैं आपका पहला क्लाइंट, आपका भाई। याद है कुछ? आपने एक संघर्ष युवा की कुछ सोचकर मदद की। यस यस यस। वो आपका पीएमजीपी हाँ, में महाना अंधेरी अंधेरी अब आए थे आपने ना, और मेरा थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो चुका था, है ना। मतलब अपन पैसे जो है दाल के डब्बे में रखने लगे थे। बिकॉज मैं उस समय ना मुंबई में बहुत जगह धक्के खा रहा था कि कोई क्लाइंट बने, पीआर की शुरुआत करे, तो कोई सब आश्वासन तो देते थे और कई तो ऐसे थे कि वो कहते, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने कहा कि मेरे पास आए हो तुम, मेरा मैं अपना पीआर ही दे दूंगा तुम्हें, तो आप तुम समझो कि तुम बड़े आदमी हो जाओगे और तुम पैसे की बात भी कर रहे हो। तो फिर वो बाद में कभी हमसे मुलाकात हुई और मैं पीआर के परचम पे पहुंच गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें वो बात तो याद नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा पीआर मैंने कभी आज तक देखा नहीं। मुझे याद है क्योंकि उस वो जो भाव था ना हमारा, ये थोड़ी था कि एक दिन आप और मैं एक पॉडकास्ट करेंगे, उसमें ये चर्चा करेंगे। वो एक पारिवारिक जेस्चर जैसा ही था कि कोई भी आदमी आता है, गांव के लोग ज्यादा समझदार होते हैं, वो सामने वाले को भांप जाते हैं कि इसने खाया नहीं खाया, इसके पास पैसा होगा नहीं होगा। वो जो सेंस है ना, उस सेंस की वजह से शायद मैंने ये किया। मुझे थोड़ी पता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। और आप आए थे, कोई भी हमारे लिए भी करता है तो अच्छा ही लगता है। और उसके बाद तो हमें खुद गर्व होता है आप पे कि आपने लगभग 1000 से ज्यादा हिंदी बड़ी फिल्मों का पीआर किया हो, कम से कम है। पीआर मतलब इवेंट सेलिब्रिटी सब मिला के। आपका जैसा व्यवहार है, सरलता है, उससे आपने अनगिनत लोगों की मदद की होगी। कोई आपको याद आता है जिस पर आप गर्व करते हो कि मेरी मदद मेरे सहयोग से सही हाथों में गई और आपको लगता हो कि हाँ यार, ये मैंने एक अच्छा काम किया? मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता क्योंकि मैंने ऐसा जो किया है मुझे नहीं मालूम था कि कभी इस पर बोलना भी पड़ेगा। कुछ बच्चियां हैं उत्तराखंड में जिनके बोलना अच्छा नहीं लग रहा, बट 8-10 साल हो गए उनका स्कूल खर्चा, किताबें वो सब उनके साथ न भी बातचीत हो तो भी उनके घर में पहुंच जाती हैं किताब चीजें। और वो लोग मुझे ताऊ जी भी बोलने लगे हैं। और उनको तो जो छोटी बिटिया है उनकी, वो सच में ताऊ जी बोलती है और डांट भी देती है, आप कब आ रहे हो ताऊ जी, आप कब आओगे, हैं आना है। वो सच में ताऊ जी समझती है, उसमें ताऊ जी में हूँ नहीं, लेकिन अब एक भाव है, ठीक है, अच्छा लगता है। ये ना इसलिए भी लोगों को जानना जरूरी है कि इससे और भी लोग इंस्पायर होते हैं सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए। संस्कारों की बात होती है ना। अब आपने बात करी तो मैं बता रहा हूँ, हमारी माता जी का जब विवाह हुआ था गांव में, मतलब अब आप सोचो 50-60 पहले, 60 साल पहले, हर आदमी गरीबी में जीता था। जो आज हम बहुत गरीब जिनको बोल रहे हैं, वैसे ही मेरे और आप जैसे करोड़ों लोग थे आज जिनका आर्थिक स्तर ऊपर उठा हुआ। तो माता जी के पास एक ही धोती थी, अच्छा, पहनने को दूसरी थी नहीं। तो हमारी एक दूसरी दादी थी गांव की, उन्होंने उनको साड़ी दी
धोती थी पहनने की। अच्छा। तो वो माता जी हमारी कभी बोलती नहीं है। पिताजी पोस्टमैन थे, बहुत ज्यादा पैसे वैसे वाला तो मामला था नहीं, लेकिन आज मेरी माता जी जो है 1000-2000 साड़ियां बांट चुके हों कम से कम। हाँ, और आप उनके बक्से देखोगे और फुल, मतलब ये है छोटा सा उदाहरण मैं सामने देख रहा हूँ। तो वही चीज हम पर भी आई, क्योंकि कोई भी आदमी घर आया है तो वो भूखा न जाए, क्योंकि कोई आपके पास आया है तो उम्मीद से आया है, तो भगवान के पास तो जा नहीं सकता, तो वो आपको एक अंश मान के या मदद का मान के आता है। तो हर व्यक्ति के पास, जिसके पास भी कोई मांगने आए तो मुझे लगता है कोई मजबूरी में है तभी मांगता है, तो उसको मदद करनी चाहिए। पंडित जी, आपके समकक्ष कलाकारों में आपकी पारी लगातार जारी है, उसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि आप, मुझे ऐसे याद है कि आपको 4-5 दशक हो गए जब से आप काम कर रहे हैं, लगातार कर ही रहे जी। बीच बीच में किसी के गैप आ जाता है, वो आ जाता है या खत्म ही हो जाता है, तो ज्यादातर तो ऐसे ही आपके साथ के लोग हैं जो अब नजर नहीं आते, लेकिन आपकी पारी लगातार जारी है, उसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर आप भाग्यवान हैं तो गुणवान लोग आपके चक्कर लगाएंगे। मैं एक तो उसको मानता हूँ, और भाग्य के पीछे अपने कर्म मानता हूँ, अपने संस्कार मानता हूँ, अपने माता पिता के कर्म मानता हूँ, जिस फल की वजह से हम कंटिन्यू इतने सालों से 34-35 सालों से अभिनय कर रहे हैं। और दूसरा, मिट्टी तेल की लाइन का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। मिट्टी तेल हमने क्योंकि वो देखा है, केरोसिन जब पिथौरागढ़ में आता था मिट्टी तेल तो खत्म हो जाता था, तो वापस आते थे कुछ लोग, लेकिन जो राशन की दुकान में रात भर अपना कनिस्तर रख के आएगा, जब कल मिट्टी तेल आएगा, परसों आएगा, तो सबसे पहले उसी को मिलता है। तो मुंबई में भी और जीवन में भी ये है कि टिके रहना बहुत जरूरी है। आदमी घबरा जाता है, पैसे नहीं होती, मजबूरियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, तो वो भी एक बात थी कि टिके रहे, और जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, भाव ईश्वर ने हमको दे रखा, तो जैसी स्थितियां उनमें मौज में रहते हैं, उस वजह से टिके रहे। आपके संघर्ष में परिवार का योगदान और परिवार के संघर्ष में आपका योगदान क्या है? दोनों ही पूरक है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है, पिताजी पोस्टमैन थे पिथौरागढ़ में, आज तो 25-30 साल 30 साल का, बहुत ही बुरा हाल है ना लोगों की मानसिकता का। कोई पिताजी को आ रहा है बोल रहा, मेरा बेटा तो रुड़की में चला गया इंजीनियरिंग में, आज छोड़ा और सेंट्रल स्कूल में पढ़ा, आपका बेटा क्या करा? वो ठन आए, क्या बोले, हाँ बेटा आपका कहाँ है? वो तो नाटकों में दिल्ली में। बोले नाटक वाटक तो ठीक है, और क्या फ्यूचर वाइज क्या करा? पिताजी फिर आए आता था फ्यूचर वाइज, तो उनको भी झटका लगा था, और उसका असर हम पे भी होता था, और हम चूंकि गरीबी ऐसी थी कि हम घर से पैसे मंगा नहीं सकते थे, उसकी वजह से हमको और ताकत मिली, क्योंकि अगर मंगा लिए तो बोलेंगे अब तू मंगाने लग गया यार, तू 4 रोटी इससे अच्छा यहीं खा ले घर में आके, पिथौरागढ़ आ गया, छोड़ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के समय की शुरुआत एकदम अलग थी। तो वो जो टिके रहे और जो मजबूरियां थी, वो आभूषण का काम किया उस मजबूरी ने। मैं हमेशा बोलता हूँ गरीबी जो है ना, वरदान भी होती है कई बार। क्यों? क्योंकि गरीब जब आदमी होता है तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन नहीं होते, कोई है ही नहीं ऑप्शन। पढ़ने वाले बच्चे के लिए आप कभी सुनते हैं कि उनका मालूम है यही मेरा हथियार है, यहीं से मैंने IAS करना, यही मैंने ये करना, तो गरीब आदमी बिल्कुल फोकस है। जीवन के कई पड़ाव होते हैं, मिसाल के तौर पर ऑफिस मिलना, क्रश के जस्ट इमेजिन की भूमिका मिलना, ऐसे तमाम पड़ाव जो आपको याद है, बताएं, कुछ शेयर करें। क्रिश की जो शूटिंग से पहले में ऑफिस तो हम 8-10 साल से रेगुलर कर ही रहे थे, तो वो शूटिंग से उनका फोन आया, मैसेज आया राकेश जी का, उन्होंने बुलाया और बोला कि हम ये कर रहे हैं, पिक्चर कर रहे हैं, तो पूरी कहानी सुनाई उन्होंने, फिर ये गाना यहाँ पे लगेगा, वो गाना सुना जिसमें हम भी नहीं है, जो सीन सुना रहे उसमें हम भी नहीं है, तो पूरी पिक्चर उन्होंने सुनाई, मेरा रोल सुना, तो वो बड़ा अच्छा लगा। स्कूलिंग बड़ी अच्छी रही उनके साथ, प्रॉपर बैठने के लिए 2 बार तो चाय कॉफी भी पी, वॉशरूम में गए। जब उन्होंने जिस तन्मयता से रोल को उन्होंने सुनाया और वो मैंने सुना, एक्टर के लिए क्या होता है, जो सुना, लिसनिंग पावर बहुत जरूरी है, तो मैंने सुना, तो फिर मैं उस कैरेक्टर के लिए नए नए चीजें पैदा करने लगा। उस कैरेक्टर, वो किरदार जस्ट इमेजिन वाला जो बहादुर वाला है, वो ऐसे तैयार हुआ मेहनत के बल पे, और चूंकि उसमें मंत्र भी है, भूत भगाओ मंत्र,
वो उत्तराखंड का है। गांव में कोई भी चीज आपको बनाओ ऋषि भाई, वेस्ट कुछ नहीं जाता, चाहे आपके साथ बुरा हो चाहे अच्छा हो। बुरा भी हुआ तो अच्छे के लिए है, वो यकीन मानो यकीन मानो यकीन मानो, उसको समझने में टाइम लगेगा। बुरे वक्त भी एक समय बाद आप हंसते हैं उस बुरे वक्त, ये प्रकृति का नियम है। तो गांव में हमने नगाड़े ख्याला व्याला वो सब जो जागर लगाते थे नकली वाला बच्चों वाला, वहां मैंने वो मंत्र सीखा था। अच्छा। तो भाज भाज रे डंकिनी भाज क्या को लागो भागो छे, भाज जो पेलू जपाट पेलू तंत्र पेलू जो पेलू भाज भाज रे भाज। तो राकेश जी को करके दिखाया रिहर्सल में, सबने ताली बजाई। तो बोले हेमंत इसको रखना। अब चूंकि डायरेक्टर एक पिक्चर का खाका रखता है दिमाग में, और एक एक्टर जो है मेरे जैसा, वो हम अपने रोल को इतना बढ़िया बनाते हैं कि डायरेक्टर की इमेजिनेशन से ऊपर चले जाते हैं। वो मेहनत अगर हमने कर ली तो डायरेक्टर भी खुश हो जाता है। आपने इम्प्रोवाइज कर लिया, वो उसको भी लगता है हाँ ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि आपके अपने रोल में है ना। और डायरेक्टर पूरी पिक्चर बना रहा है, उसने उस ग्राफ से देखना। हमने अपने कैरेक्टर में जितना अच्छा हो सकता है इम्प्रोवाइज करते हैं। कई बार कोई चीज इम्प्रोवाइज करते हैं तो डायरेक्टर मना कर देते हैं, तो हम उसको सेल्फ एंटरटेनमेंट कमेटी में डाल देते हैं कि ओके कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानते उससे। तो वो एक माहौल बनने से वो चीजें आती है, और सच में आप इन्वॉल्व होते हो तो काम में भी मजा आता है, काम का परिणाम भी अच्छा होता है। मुझे याद है वो क्रश फिल्म के बाद जब आप दिल्ली आए थे और मीडिया का जो रिएक्शन था, जो इंटरव्यू कराए थे आपके, बहुत जबरदस्त रहा था वो कार्यक्रम। तो मुझे लगता है उस और मीडिया वालों को लगा एक नया इंडस्ट्री में कोई चीज आ रही है। मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग था। ये वाली पिक्चर जिसकी डायरी आपके पास आई है, मुझे कुछ कहना, तुषार की पहली पिक्चर थी, इसमें भी बहुत अच्छा, ये पिक्चर भी अच्छी चली थी। मुझे कुछ कहना, उसमें भी बढ़िया अच्छा रोल करने का मौका मिला था। पंडित जी अब चलते हैं पिथौरागढ़। आज से पीछे चलते हैं, अभी तक आपने जो जितना भी जर्नी बताया हो ना, बचपन से लेकर बताया, अभी यहाँ से पीछे चलते हैं। अभी तक से बचपन और जन्म तक, शुरुआत के लिए पिछली बार कब गए थे आप? अभी पिछली बार कब गए थे? कहाँ? 4-5 दिन हुए। मैं भगवान के आशीर्वाद से, जिसकी जैसी सोच उसका वैसा जीवन। आप वही सोचो जो आप चाहते हो। अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि फलाना फलाना बुरे हुए, आप चाहते हो क्या? नहीं, जवाब मिलेगा नहीं, तो फिर वो मत सोचो। जो आप चाहते हो वही सोचते हो, तो वैसे जीवन बनता चला जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव की, यहाँ पे बम्बई में भी गमलों में मेरे पहाड़ की मिट्टी, मेरे गांव की मिट्टी है, उसमें वो चलमोड़ा घास होती है ना, हरी वाली घास, वो तो उग जाता है। लगाव था तो बहाने बन जाते हैं घर जाने के, वरना आने जाने में ही लुट जाए आदमी, इतने पैसे खर्च होते हैं। हमारे क्या, मेरी कहीं भी शूटिंग होती है तो मैं वापसी अपनी उत्तराखंड से करवा लेता हूँ टिकट, मेरे पैसे भी नहीं लगते। और उत्तराखंड में कोई शूटिंग हो रही है तो मुझे पैसे भी नहीं मिलते, मैं तो भी चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर जाने का मौका मिला। पहाड़ों में सपने, मैंने ख्वाब वहीं देखे हैं, उन पहाड़ों में हिमालय को रंग बदलते मैंने वहीं देखा है। तो मुझे ऐसा, मैं तो चाहता हूँ कि इंडस्ट्री वहीं बन जाए, पहाड़ों में ही रहूँ, गाँव में रहूँ। अभी तो जितना मैक्सिमम हो सकता है, मैं बॉम्बे से बाई रोड भी 25 साल से बाई रोड भी जाता हूँ, समय कम है तो बाई एयर जाना पड़ता है, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं डीडी हाट में अभी, ये जो आपको मैंने बताया 4 दिन पहले, वो डीडी हाट में एक गाना था प्रहलाद जी का, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। कुमाऊं के बहुत ही बेहतरीन एक गायक, लोक संस्कृति के, वो उनकी गीत थे, उन चले गए, लेकिन चांदनी एंटरप्राइजेज ने उसको रिकॉर्ड करके रखा है गाने, तो वो गाने मुझ पर फिल्माए गए। अच्छा। उसकी शूटिंग नंदा महोत्सव में डीडी हाट में। अच्छा। आपको याद है कुछ, आपने जब नाटकों की शुरुआत की थी पिथौरागढ़ में, तो कौन गुरु था या कौन था ऐसा जिसका नाम आपको याद हो, जो सिखाता था या बताता था? सिखाने बताने वाले तो ऐसा कोई खास नहीं थे। हाँ, हमारे सीनियर लोगों में थे एहसान भाई, एहसान भगत। अच्छा। सीनियर थे, वो कॉलेज में थे, हम स्कूल में थे। अच्छा। तो अब तो करेगा ऐसा। और फिर ब्रजेश पांडे जी के सानिध्य में थोड़ा रहे, और अपनी टीम खुद, मैंने अपनी वहाँ पे टीम बनाई, मैं उसको लेके ट्रैवल करने लगा। अच्छा। अपना ग्रुप बना के। तो आज भी जैसे पहाड़ के लोग या उत्तराखंड के लोग देश में विदेश में अपना एक संगठन बनाते हैं, ये बनाते हैं, अपनी संस्था बनाते हैं। ये काम मैं 35-36 साल पहले कर चुका हूँ। अच्छा। तो उस संस्था या उस ग्रुप के चक्कर में मैं फंसता भी नहीं किसी भी उसमें, क्योंकि इतना समझ में आ गया कि मुझे कमजोर लोग संगठन बनाते हैं।
ये सच्चाई की बात है। तो अब हमारे भीतर वो पहाड़ के प्रति जो प्रेम है वो एक संस्था के माध्यम से हम व्यक्त नहीं कर सकते। हमारा ग्राफ उससे अलग है। मुझे पिथौरागढ़ के बंदे से भी मैं उतना ही चाहत से, उतना प्यार से बात करता हूँ जितना कि पौड़ी का है या टेहरी का है या अल्मोड़े का है या चंपावत का है। मेरे लिए पूरा एक ही है, क्योंकि मैं इतना विश्वास मेरा रहता है कि मेरे पास पर्स ना हो तो भी मैं पूरा उत्तराखंड में रह सकता हूँ, क्योंकि आपको जरूरत नहीं। हालांकि ये तो विदेशों में भी जाते हैं तो भी हो जाता है, लेकिन जहाँ पे लिखा था ना देवभूमि में आपका स्वागत है रोड पे, वहां से कले कलेजा अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वो अपना लग उस मिट्टी से। तो परिवार में या खानदान में कोई था जो जिससे ये जीन्स आए अभिनय के या कुछ ऐसा? ऐसे कुछ नहीं था। हाँ इच्छा थी, होती थी, नकल करता था, रामलीला में भाग लेते थे, छोटे छोटे वहां से डेवलपमेंट हुआ, प्रेमचंद जी के नाटक किए, तो धीरे धीरे माहौल, मुझे लगता है जामने बटे कामन बोलते हैं कुमाऊं में, कहावत है, मतलब बचपन से ही जिसको जो बनना उसका हरकत दिख जाती है। तो उस चीज ने हमको पिथौरागढ़ से भिजवाया। अच्छा। और दूसरा कारण था अभाव, 22-23 जनों का कंबाइंड फैमिली, पिता एक दोस्त में, चाचा भी एक टीचर थे और दूसरे ब्लॉक में थे। तब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाहें बहुत कम हुआ करती, बहुत कम। मतलब हमारा वो जूता फट गया उसमें अंगूठा दिख रहा बाहर, तो पिटाई तक तो बात हम जाती नहीं, हिम्मत नहीं थी। मम्मी को दिखाते ईचा को आएगा अगले महीने इसका फ्रॉक बनने वाला, फिर अगले तेरा। तो हमारा वो दुकानदार भी उधारी वाले होते हैं पिथौरागढ़ में साहब, तो जो अभाव था उसकी वजह से भी घर लगता था निकलो इधर से, कम से कम अपने लिए तो कमा लो। उस दर्द ने भी घर से निकलने का अबू दिया। उस समय के जो पब आप प्ले करते थे या जो शुरुआती दौर था, उस समय के कुछ यार मित्र अभी भी हैं पिथौरागढ़ में? है एक दो तीन पुराने मित्र हैं, और वो अपना अपना जीवन शैली की वजह से वो बहुत बूढ़े टाइप भी हो गए। अच्छा। अब कब आया है ऐसा अच्छा। एक दो दोस्त है मेरा, हीरो मेरा अच्छा दोस्त है, हीरा पुनेरा, उसके साथ में अभी भी 4 दिन पहले जब मैं गया था तो सिर्फ मेरे पास 15-20 मिनट थे, उस दौरान अपन ने मिलने का प्रोग्राम बना लिया, साथ बैठे, उनकी माता जी से भी मिल के आया, तो बड़ा अच्छा। दोस्त कम भी हो, अच्छे हो तो सुकून वाला जीवन। तो दिल्ली का प्लान किया था? दिल्ली वो भिटौला देने आया था चैत के महीने, 12वीं का एग्जाम था मेरा। अच्छा। वो गर्मी के दिन थे, चैत के महीने ना वो भिटौला देते हैं शादीशुदा बेटी को मायके की तरफ से। तो या मुझे भिटौल देने को मजून, मेरे को तो भागना चाहिए था, देख लो। कितनी उम्र रही हो? 18। और कौन सा साल होगा कितना, 86 87 करीब होगा। अच्छा। 87 गर्मी के थे। अच्छा। पहाड़ी आदमी कभी एक्चुअली से आगे देखा ही नहीं। वहाँ देखा रहे महानगर, वहाँ एक नया जीवन शुरू। तो अकेले आ गए? अकेले ना। अच्छा। क्योंकि पिथौरागढ़ में जब थे तो छोटे छोटे ग्रुप में, कभी 12 की, कभी कुंभ इलाहाबाद मेले में, कभी फलाने प्रोग्राम में, ऐसे जाते थे। शहर से निकलने की आदत हो गई थी। अच्छा। तो दिल्ली आए, दिल्ली की बहुत सारी यादें तो मेरी भी आपके साथ मुलाकात भी करी थी, लेकिन उससे पहले मुझे याद है पिथौरागढ़ में भी जब आप गए थे, उसके बाद जब आए होंगे 2-3 साल बाद, मुझे ऐसे याद पड़ता है कि 89-90 में मुलाकात हुई है। सिमलगढ़ में आप रहा करते थे, मीना आपका किया हुआ करता था, तो और वो जो घर 2 मंजिले में आपका घर हुआ करता था। और हमें भी ना हमारे जैसे लोग पसंद आते थे, क्योंकि नाटकों में काम करते थे, बाकी लोगों के साथ ऐसा दिमागी रूप से कोई बातचीत या सेंस या समझ हो नहीं पाती थी। आप चूंकि पत्रकार थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, आपके साथ बात होती थी। और 2-1 लोग पिथौरागढ़ में थे जिनके साथ बैठते थे हम, तो वो यादें आपके साथ भी हुई। और आप भी माफ करना कम नहीं थे। क्रिकेट में आपका बहुत बड़ा नाम था, यंग थे आप, स्टार थे पिथौरागढ़ में। और ऐसा बंदा कि दिन भर खेल रहा है, उसके बाद कुछ लिख के दे रहा है, बदले में पैसे भी कमा रहा है। तो हम आपसे भी प्रभावित होते, क्योंकि आपने बहुत अच्छा जीवन पिथौरागढ़ में बिताया। हाँ, पिथौरागढ़ मेरा एक ऐसा सुनहरा समय था जिसने मुझे भी
जीवन में जो मैं बना, उसमें पिथौरागढ़ का बहुत योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी आपका पहाड़ के हाँ, प्रति लगाव है ना, वो भी हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब आप भी वैसे ही, अपन भी वैसे ही। तो दिल्ली में गए तो दिल्ली में संघर्ष यात्रा कैसे हुई आपकी, कैसे कुछ याद है, कुछ बताइए। बस क्या है, एक शुरुआत हुई, हमने महानगर पहली बार देखा, सिगरेट पीती महिलाएं पहली बार देखी, है ना। कोई बोलता था व्हाट इज योर नेम, तो हमें लगता था वही जा, ये तो हमारा भविष्य बना, क्योंकि अंग्रेजी में कोई व्हाट इज योर नेम बोला तो कुछ पूछेगा आगे का कि ये लो मेरा कार्ड और कभी जरूरत हो तो वो एक नादानी थी ना, मासूमियत थी। हम आज हमको आधा घंटा किसी के साथ बैठते हैं तो सब स्कैन हो जाता है उसमें, चाहे वो बहुत बड़े वाला हो, बहुत छोटे वाला हो, पैसे वाला हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो क्षण में समझ में आ जाता है कि अंदर ये से कौन है, बाहर ये कौन है। बाहर भली सोफे में बैठा आदमी पैर भी रख देता, उसके चेहरे पैर रखने वाले आज ये हमें 1 मिनट में समझ में आ रहा है इसमें कितनी कमी है जो ऐसा बॉडी पोस्चर बना रहा है। मैं ये बात बड़े खुल के बोलता हूँ, समझ में आ जाता है ना। कोई ब्रांड पहन रहा है अगर, बड़े बड़े ब्रांड, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में कोई कमी है, इसलिए वो ब्रांड का सहारा लेके अपने को आगे बढ़ रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सिद्ध करेंगे। नहीं, सही सही। लेकिन हमें जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा मिलता है, शुरुआती दौर में भी या बीच में भी, कभी भी लाइफ में वो अपनी उंगली पकड़ाते हैं। आपको कोई मिला दिल्ली में जो जिस जगह कोई उंगली पकड़ा के भैया डोंट वरी मैं हूं ना? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला, हमने थपेड़े खाए। अच्छा। मैं आपको 1-2 लाइन की कहानी बताता हूँ। संगमरमर के 2 पत्थर थे, दोनों रात को बात कर रहे थे। बोला यार कि यार, एक बोला कि देख भाई तू और मैं एक ही खदान के निकले हैं, लेकिन मेरे एक ही पत्थर से पीस हुए हैं हम। मेरे पे लोग जूते चप्पल उतारते हैं और तेरे पे आके हार चढ़ाते हैं। तो जो मूर्ति बना हुआ संगमरमर का पत्थर था ना, उसने कहा, बोला देख दोस्त, मैंने छेनी हथौड़ी की चोट ज्यादा खाई। तो वो लोग मिलते गए, हमें तो सच में मतलब ये लगता था ये आदमी ये करेगा वो करेगा। दिल्ली तो दिल्ली है भाई साहब, कहीं दुनिया में कहीं ना जाओ, दिल्ली चले जाओ 1 मिनट में आदमी, क्योंकि दिल्ली का उस समय हर आदमी 10 जनपद से जुड़ा हुआ मानता, कहता था बड़े 10 जनपद। और आज वो बोलते मोदी जी अमित शाह हमारे करीब में। दिल्ली की मतलब दिल्ली के संस्कारों में है ये, दशा दिशा है, दिल्ली खून में है। कोई आदमी कितना ही संत भी होगा, धार्मिक भी होगा, तो कहीं से कहीं उसका दिल्ली पना आ जाता है। हम 6-7 दिल्ली रहे तो हमें भी पता लग जाता है कि अच्छा बेटा दिल्ली वाले प्रोड्यूसर भी आते ना, और ये पांडे जी, और हेलो हाँ पांडे जी का सामान भेज दो उधर, हो गया जी हो गया। हमें पता कुछ नहीं हुआ, दिल्ली वाला है ये, तो दिल्ली ने बदनाम करवाया है। तो उस दिल्ली ने हमको बहुत सिखाया। और असली शुरुआत हुई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी में। वहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, पैसे भी मिलने लगे। उससे पहले अपन वो लाल किले के पीछे चोर बाजार नहीं थी, वो हम मरे हुए अंग्रेजों के सेकंड हैंड कपड़े पहनते थे अपन, 100 रुपए में ऐसे ही शर्ट, ऐसी टोपी, जीन्स सब ले आए, 100 रुपए में आती भाई उस वक्त। हाँ 25 साल पहले की बात बता। फिर जब एनएसडी रेपेट्री में गए, वहाँ तनख्वाह मिली 2500 सन 1990 में। कनॉट प्लेस से रेंगलर का जीन्स खरीदा पहली बार, आए 600-700 रुपए का होगा, वरना 180 की और 200 की मोहन सिंह पहले से जीन्स बनाते थे। बाद में जब पैसे आए तो 180 की बनती थी वो। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर बड़े क्या होता है, संगत में ही सीखता है। वहाँ एनएसडी में थे तो बड़े बड़े अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और एक एक्टर कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए, टिच रहना चाहिए, रूटीन में रहना चाहिए, भगवान ज्यादा लगना चाहिए, मन से भी तन से भी। वो नाटकों में धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोगों के बीच जब रहने लगे तब, वरना तो नाटक वाले कुर्ता और दाढ़ी है, पागल झोला है सब, अपन वो भी रहे वो भी रहे। जो दर्शक नहीं जानते हैं एनएसडी में और एनएसडी रेपेट्री में क्या फर्क है? एनएसडी क्या है, पढ़ाई होती है, 3 साल का कोर्स होता है, एक्टिंग ड्रामा के साथ चीज का डायरेक्शन वगैरह का। उसके बाद फिर एनएसडी रेपेट्री होती है जहाँ सैलरी मिलती है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो एनएसडी से पास आउट है। अच्छा, अब चूंकि हम एनएसडी से पास आउट नहीं थे, पर थिएटर का एक्सपीरियंस अच्छा था। उस समय इब्राहिम अलकाजी साहब आए थे, और आज भी आउटसाइडर्स कोई अच्छे एक्टर है उनको एनएसडी रेपेट्री में अभी भी लेते हैं। अच्छा अभी तो तनख्वाह भी अच्छी हो गई है, सब बढ़िया हो गया। तो ये अंतर है, वहाँ पैसे मिलते हैं, वहाँ सिखाया जाता है। अच्छा, तो आपने एनएसडी में ट्राई किया?
अपन सोचते थे एनएसडी करेंगे तो फिर आगे क्या, अच्छा। पैसे कुछ चाहिए भी चाहिए था ना, वहाँ का पैसे खर्च होंगे, ये होगा तमाम होगा, तो वो एक चीज ने अपने को रोक दिया। हालांकि मेरा एक दोस्त मुझे पैसे दे के गया, सुंदर चंद ठाकुर, अच्छा। नव भारत टाइम्स में पत्रकार है, हाँ, आज आर्मी में से कैप्टन रिटायर हुआ। हाँ, वो श्रीराम में आया, वो मेरे हालात देखे, 40 रुपए दे गया। अपन ने दाल फ्राई, मक्खन की टिक्की, तंदूरी रोटी, वो ITO में हनुमान मंदिर के पीछे आया, भर गया जी पाँव। मौज आई जो दाल फ्राई और तंदूरी खाई, तो वो एक मजा था। वो आज भी मिलता है मेरे दोस्त, वो बोलता, मैंने कहा तू 20 रुपए दे के गया, बोले 20 नहीं थे 40 थे। तो कितना टाइम किया रेपेट्री में? 3 साल, 2.5-3 साल में। अच्छा। बढ़िया, वो वहाँ सीखने का सच में सीखा। और कुछ जो कलाकार जिनका नाम याद होता है जो रेपेट्री में साथ में थे? उस वक्त रोहितास गौड़ जो अपना छत में है, भाभी जी वाले में तिवारी जी बनते हैं, वो मेरा वही पांडे जी चलो रिफ्यूजी मार्केट में वही खाना खिलाने ले जाता था। नए नए थे ना, तनख्वाह भी मिलेगी 1 महीने बाद, तो वो ले जाया था। सौरभ शुक्ला, श्रीवल्लभ व्यास, रवि खानविलकर, बापी घोष, सीमा जी, सीमा विश्वास, सीमा भार्गव, और भी न जाने कौन कितने कितने एक्टर, शायद कई लोग ना, प्रतिमा काजमी, अच्छा। हिमानी शिवपुरी, बहुत लास्ट क्लास थी, वो जा रही थी। अच्छा। वो सब इतने लीजेंड लोगों के बीच काम करने का अवसर मिला। बेदी और शेखर कपूर, बेदी साहब प्रोड्यूसर थे। हाँ, शेखर उसने क्या कोई ऐसा, जो मैं पड़ाव की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा पड़ाव आपने हासिल किया जिससे? बैंडिट क्वीन की वजह, बैंडिट क्वीन में मेरा छोटा सा रोल है, दशमलव जैसा, मुझे ही पता है मैं कहाँ पर हूँ। और पहली बार मैं एम्बेसडर कार में अकेले बैठा था, तो जहाँ जहाँ STD बूथ होते थे दोस्तों को मैं, अब अभी यहाँ पहुंचे, उसी बात में खुश हो गए। अकेले कभी ऐसा एक रंगकर्मी नाटक करने वाला आज सन 1990-91 में सोलो जा रहा है और 5,000 पर डे, क्योंकि 2.5 महीने में काम चल रहा है, वो पर डे 3-4 दिन की शूटिंग तिग्मांशु भाई ने, तिशु ने वो करवाया था उस पिक्चर में। तो वहाँ किया तो नया चीज देखी, अंग्रेजों के साथ शूटिंग करी, निर्मल दा थे, निर्मल पांडे, मनोज वाजपेयी, सब अपने दोस्त सीनियर अपने, तो उनको देखने का, उनसे सीखने का मौका मिला। वो पिक्चर जब रिलीज हुई तो उस पिक्चर के सारे सीनियर कलाकार बॉम्बे जा चुके, हम वहीं रह गए थे, दाढ़ी और कुर्ते में थे अपन सब शूटिंग कर। ओह अभी बैंडेड क्वीन है, अरे यार ये पिक्चर, ऐसे करके सब दादा दादा बोलने लगे। मुझे लगा कि यार इज्जत होने लगी, अब निकलो। फिर वहां से कॉन्फिडेंस आया कि चलो सब इतने लोग चले गए बॉम्बे, तो हम भी चले, फिर बॉम्बे आए। पांडे जी, अपने बुजुर्ग हो चले ईजा बाबू को क्या कहेंगे? आज हम उस पीढ़ी के हैं जिनका अपने पिता से एक आदरात्मक गैप रहता ही था, एक हम ना, तो हम आज की पीढ़ी की तरह कभी नहीं कह पाए कि हम आई लव यू पापा, तो उनके लिए आप, हम तो किसी लड़की तक को नहीं बोल पाए। तो उनके लिए क्या देखो, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि देखो एक छोटे से पोस्टमैन का बेटा यहाँ तक पहुंचा हुआ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, मेरी माता जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो हजार गाड़ियां लाइफ में बांट चुके हैं। 90 साल पिताजी हैं, 86 माता जी हैं। वो आज भी पूरे भारत में ट्रेवल करते हैं, उनके महीने फिक्स है पूरा, 3 महीने 4 महीने पिथौरागढ़, फिर 3-4 महीने देहरादून, फिर बम्बई, मन किया तो लखनऊ में छोटी बहन या दिल्ली दीदी के यहाँ, ऐसे उनका साल भर का प्रोग्राम तय रहता है। और वो चार्ज रहते हैं कि यहाँ के बाद अब उनको उधर जाना है। बुजुर्ग लोग क्यों जल्दी निकल जाते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है तो फिर एक ही घर, पापा अब आप यहीं रहोगे, 5-10 साल एक बंदे को घर पे ही रख दिया आपने, वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। हमारा क्या है, अपन उनको डेट बता देते हैं, इस तारीख को आपकी फ्लाइट वहां से, हाँ बाबू, अच्छा। तो वो उत्साह रहता है उनको बच्चे की तरह, और वो खुद प्राणायाम योग करते हैं डेली, तो स्वस्थ है। वरना 90 साल की उम्र में अपने मन की सब्जी खाना बनाना, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, जिसके कई पूर्ण रूप से जो वो स्वस्थ है और मानसिक रूप से जागृत है, वही आदमी ऐसा कर सकता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमें, मतलब उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो गवर्नर हाउस में वो आते हैं जाते हैं,
मुख्यमंत्री को उनको प्रणाम, क्योंकि वो हमारे पिता हैं माता हैं, इसलिए वो करते हैं कि मालूम नहीं, लेकिन उम्र में तो वो हेमंत पांडे क्यों चाहे किसी भी क्यों, वो है तो कुछ नहीं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। और मैं खाली सोचता हूँ ऊपर वाला करता है, वो गीत नहीं है मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, वो मुझे लगता है मेरे लिए बनाया है। मैं कोई मेरा कुछ प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली सोचता अच्छा हूँ तो वो चीजें अपने आप हो जाती है। मतलब औरों के तो बहुत पैसे भी लगते हैं, मेरे खाली सोच अच्छी लगती है, उसी से काम अपने आप होता है। लेकिन प्रश्न तो वहीं खड़ा है कि आई लव यू पापा, हाँ वो नहीं हम बोल पाए, क्यों? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार, हम जूता फटिया बोल तक नहीं पाते थे, मम्मी को अंगूठा दिखाते थे, हैजा लेजा भाई मैं तय करो बनो ट्विटर बनो, तो मतलब आए पिताजी तक तो बोल नहीं पाते। और उस वक्त का पिताजी बड़े इगोइस्टिक थे, उस पूरी पीढ़ी के, मेरे नहीं सबके। कहाँ गया था, अब जवाब दो भाई, कहाँ गया था? उनका वहां गया था, वहां क्यों गया था, फिर अब जवाब दे, तो कहाँ से आई लव यू बोले? तो ऐसा बच्चा कहाँ आई लव यू बोलेगा? लेकिन आज आत्मिक रूप से हमें, क्योंकि हम तो भगवान ही मानते हैं उनको, और उनकी भी वाइब्रेशन चेंज हो गई है, दुनिया बोलती है उनको। जब मेरा शुरू में पिथौरागढ़ में नाटक आने लगे, लोग बोलते अरे पांडे जी आपका बेटा, और भाई देखा भाई, अच्छा अच्छा, धीरे धीरे उनके भी चेंज आए। अच्छा अभी आप उत्तर देना चाहें तो दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उत्तर दें आप, क्योंकि मैं परिवार से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ। परिवार की बात करते हैं, आपकी पत्नी पिथौरागढ़ की है, पहले उनके विषय में बताएं। मेरी पिथौरागढ़ की है, दनिया उनका घर है मूल रूप से, पिथौरागढ़ में उन्होंने पढ़ाई भी की है, पिथौरागढ़ में एनजीओ में बहुत काम किया, थल क्वेटी इधर गांव में उन्होंने एनजीओ में काम किया है, वहीं से पढ़ाई भी की है। फिर वो बॉम्बे में आई, बॉम्बे में उन्होंने डबल फिर एमए किया, और मराठी में हाई स्कूल पास किया 75 नंबर लाके। अच्छा, बीएड किया उन्होंने, तो टीचर बनने के लिए उस वक्त महाराष्ट्र में मराठी में हाई स्कूल होना जरूरी है, तो उन्होंने वो पढ़ाई की, फिर टीचिंग की, और आगे नहीं करती है, कोई बच्चे भी बड़े हो गए, अपने काम भी है। तो मैं इस बात पे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि कोई भी आदमी ना कितना खुश है, वो उसके घर की एनर्जी उस पर निर्भर करती है। घर में आप बोल के आप निकलोगे तो पूरा दिन जाएगा, घर में आप जरूरी नहीं कि आप बाय जानू, जरूरी नहीं कि ऐसे बोले, लेकिन तो वो खाली चुपचाप में भी आपको बाय कर देना, तो वाइब्रेशन काम करती है। और ये बात मैं घर में भी बोलता हूँ, मम्मी को भी बोलता हूँ, पापा को भी, भाइयों को भी, खुश रहने का एक कारण है। जो घर हमारा है, मतलब किसी का भी है, जब पहली बार वो घर लेते हो तो कितना खुश होते हो। भौतिकवादी चीजों का क्या है ना, आपको वही चीजें जिसको आप खुश होते हो वही डिस्टर्ब देती है एक समय के बाद। चाहे आप 10 लाख की घड़ी खरीदोगे, किसी की 20 देखोगे तो आपको लगा वो कितना छोटा आदमी है। 10 लाख वाली घड़ी वाले के मन में ये विचार आएगा। वैसा ही वहां भी होता है, घर में भी आप घर ले लेते हैं, फिर उसमें परिवार में दूसरे दोस्तों के यहाँ जाते हैं, उसको 5 बेडरूम का हॉल देखते हैं, फलाना देखते हैं, ये देखते हैं, आपको अपने ऐसा लगने लगता है। रोज उस ऊर्जा के साथ घर में जाओ जैसे पहले दिन गए थे, तो आपको वो घर भी स्वीकार, आ भी था, घर भी बोलता है। और घर से जा रहे हो तो मैं बाई घर मैं जा रहा हूँ, तो ये भाव के साथ अपन घर में जाते हैं तो खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। दूसरे के पास क्या है उससे हमें कोई मतलब। तो आप घर में पत्नी के लिए राइस खाने वाला डायलॉग बोलते हैं, पुष्पा नहीं, अभी मैं तो पत्नी को बोल रहा, देखो हमारी है तुम्हारी अब तो झगड़े की उम्र भी नहीं रही। हाँ मैं बोलता फायदा क्या, फायदा क्या, तो इसलिए अपन आनंद में रहते हैं। अब कोई भी आदमी है जिसका जितना ऊर्जा है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। हमको मालूम है पत्नी को सच्चाई अपनी तरफ से हम सच्चाई के साथ बता देते हैं, उनकी वजह से क्या पूरा घर चल रहा है। कोई भी घर की खुशहाली ना पत्नी बहुत मायने रखती है। 3 पीढ़ियां जिस घर की ना भाई खुशहाल एक छत के नीचे रहती हूँ, मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे या मेरे भाई या भतीजे, तो उससे बड़ा अंबानी कोई है ही नहीं। ये बात आप महसूस करके देखिए, क्योंकि 5-5 महलों वाले लोग हैं, लेकिन सबके अपने अपने महल हैं। आप बताओ आपकी ह्यूमैनिटी नहीं रही, आप सब ये मोबाइल की दुनिया में आप जी रहे हो, मोबाइल की वजह से आप ऐसे ही हो गए, अब बाकी लोगों से आपका कोई मतलब नहीं। एक धीरे धीरे मनुष्य जाति का विलुप्त होती जा रही है, एक ऐसी जाति उत्पन्न हो रही है कोई 8 अरब लोगों में,
आप यकीन नहीं मानोगे 10-20 साल बाद लाखों करोड़ों लोग बीमार मानसिक रूप से पाए जाएंगे अगर इसी मोबाइल में रहे। इसका दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर या इससे बचने का कोई समय आपने नहीं निकाला। अच्छा, आपके बड़े बेटे से मिला हूँ, परिवार सभी से मिला हूँ, आपका बड़ा बेटा बहुत शांत है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है ना, और जहाँ तक मुझे याद है कि वो मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद भी शायद छुट्टी रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या इसको संस्कार तो आप कह ही सकते हो, लेकिन संस्कार में भी जरूरी नहीं कि मैं अपने बेटे को बोलूं ऐसे रहो तो वो मानेगा। वो भी फिल्म एक्टर का बेटा, वो भी बम्बई का पैदा हुआ बेटा। मेरा बेटा चुटिया रखता है, शंख लेके गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और बड़ा संत पुरुष टाइप लगता है वो। उसको कोई चीज कोई उसको आकर्षित नहीं कर सकता ऐसे। वो एकदम हमारे दादाजी टाइप है। वो बेटा नहीं, वो पापा ही है। वो इतना सौम्य। उनके कॉलेज में मैं गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो उसके मालिक बोले पंडित पांडे जी आजकल ऐसे संतान पैदा होनी बंद हो गई है। तो अच्छा लगता है अपने बेटे के बारे में, उसकी अपनी कर्म यात्रा। आपका जो छोटा बेटा हिमांशु वो बहुत चपल है, बहुत तेज तरह है। वो बचपन से ही है और तो उसके लक्षण अभिनय में जाएंगे। वो इतना तेज है, बचपन में वो टीवी देखते थे, मैं थाली हटा देता था, फिर भी वो नहीं देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है कि थाली हट गई। तो मैं गुस्सा होता था, मैंने कहा यार आँख खराब हो जाती है टीवी देखने से, ये ऐसा है, हरी सब्जी खाया करो। तो मैं हरी सब्जी खाने को जबरदस्ती बोलता था उसको। वो खाया, उसमें छुटकारा पाने के लिए बोला एक दिन हरी सब्जी से, कह रहा पापा हरी सब्जी का असर हो गया मुझ पर। मैंने कहा कैसे? बोला जब वो एरोप्लेन जाता है ना तो मुझे पायलट दिखाई देता है। तो मैंने उस दिन से उसको हरी सब्जी खाने के लिए नहीं बोला। पायलट के साथ और भी सवाल पैसेंजर में देखने लग जाए हरी सब्जी खा के, तो वो अपने में जाएगा, अपने में जाएगा आपकी परिपाटी पे। हाँ, उसकी अच्छी स्कूलिंग हो रही है, अच्छा ट्रेनिंग हो रही है। आपने केदारनाथ मार्ग पर रिजॉर्ट बनाया, उससे पहले आपने अपना कैंची धाम किया था, नीम करोली बाबा। तो ये क्या आपको आकर्षित करते कि आप? मेरे को पहाड़ आकर्षित करता है, और मेरी इच्छा होती है कि वहाँ कुछ आपका एक ऐसी चीज हो जिससे आपको कुछ आमदनी भी हो जाए। लेकिन वो मेरे भाग्य में जितनी है वो तो उतनी ही आएगी, पर उसके बदले में जब मैं वहां जाता हूँ, पहले वो निगलाट में था तो फिर बेचा लॉकडाउन में, फिर काशी गए, फिर वहां पे हमने बना 1.5 साल सेकेंड लॉकडाउन, आपको करीब में बताऊँ 1.5 साल में वहाँ लेबर मिस्त्रियों के साथ। अच्छा, जो रिजॉर्ट अभी बना हुआ है, क्योंकि हम सेकेंड फेज में कोरोना में लोग मर रहे थे। मैंने अपने आप को इसलिए ब्लेस्ड पाया कि यार कम से कम मेरा मास्क नहीं है, मैं लेबर मिस्त्रियों के साथ रह रहा हूँ, 2 टाइम ग्लूकोज बिस्किट खाता उनके साथ, क्योंकि वो भी खाएंगे, चाय भी देते थे उनको, और जो फालतू कोई लेबर बैठा हो तो उसको उठाना, वो तो एक अलग तरह की दुनिया 1.5 साल बने। वहाँ भी टाइम, वहाँ 6 कमरे का रिसोर्ट बना, वो लीज पे दे दिया है। पहले छोटा भाई दिखता था भाई, अभी वो क्योंकि एक्टिंग कर रहा है, वो भी फिल्मों में काफी, वो अभी वो लीज पे दे। अच्छा चल रहा है। पहाड़ों में क्या होता है ना, दीवार खा जाती है, दीवार ऐसा गिरती है कि आप वो दीवार गिर गई, 10,000 रुपए आज फिर लग रहे हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा नीचे वाले को भी कर देता हूँ साहब, क्योंकि बारिश में तो गिरना ही है उसने, तो 8,000 में वो हो रहा है। बहुत बढ़िया यार, पूरे पैसे बचा नहीं, 18,000 भेज रहा हूँ। हाँ, ऐसे बन जाते हैं। हाँ, दीवार गिरने से याद आया, आपने कोई वीडियो भी चलाया था किसी गांव का, कोई दीवार गिर गई थी बरसात में। अभी कुछ दिन हफ्ता पहले मेरे ही गांव में 2 मंजिला मकान, पीछे की पूरी दीवार गिर गई, दोनों बुजुर्ग। फेसबुक पर मैंने डाला और फिर पता लगा कि उसकी कार्रवाई हो रही है, ऊपर आपदा वाले आके उनको कंपनसेशन। अच्छा पांडे जी, अब क्या शेष है? तब तो मतलब क्या चाह बाकी है? देखो, हमारी तो ऐसी कोई चाह नहीं है, लेकिन ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाह रहा है, तो ईश्वर का आदेश है, जब जैसा वो बोलेंगे वैसा हम करेंगे। क्योंकि सिनेमा में, ओटीटी में अभी ईश्वर के आशीर्वाद से बड़ी ओटीटी जो हमें पता भी नहीं थी, इतने बड़े प्रोडक्शन में भी हम काम कर रहे हैं क्या, तो वो वाली फिल्में, वाले रोल, वाले पैसे, अपने आप ही सब चीजें आ रही हैं। और उत्तराखंड के लिए मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक, क्योंकि उस मिट्टी ने हमको यहाँ पहुंचाया है, तो हम सामाजिक रूप से, दूसरे राजनीतिक रूप से, किसी भी तरीके से जो हम सेवा दे पाए। सरकार कई बार हमें बुलाती है, सम्मान देती है, कुछ काम देती है, कोई जिम्मेदारी देती है, तो अपन हमको हमारे रुचि का अगर वो है तो ऑलवेज में तैयार है।
किसी की भी सरकार, किसी की, क्योंकि राज्य तो मेरा है। तुम्हारी सरकार तो जाएगी, तुम्हारी आएगी, लेकिन राज्य मेरा, मैं राज्य के साथ हूँ, राज्य के लिए हूँ, तो मैं उसी भाव से रहता हूँ। अंत में आप हमारे दर्शकों को या हमारे जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में, फिल्म फील्ड में आ रहे हैं, मूवी फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि लंबी पारी किस तरह से खेली जा सकती है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को नमस्कार। आपने इस कार्यक्रम को देखा, मुझे देखा, सुना, देखा, और आपके माध्यम से मैं आप तक पहुंच पाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और दूसरा, जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ये बता दूं, बेटा जितना गहराई से आओगे, जितना धैर्य से आओगे, जितना पढ़ाई के साथ आओगे, आप उतने स्ट्रांग बनोगे, उतने तेज बनोगे। जल्दीबाजी कोई शॉर्टकट वो है ही नहीं लाइफ में, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं। आप मान के चलो तपस्या है, साधु संत बनने में आप बन सकते हो 10-20 साल तपस्या करोगे, लेकिन गारंटी नहीं कि 10-20 साल तपस्या करोगे तो एक्टिंग में सफल हो जाओगे, क्योंकि हर दिन प्योरिटी आपको रखनी है, अपनी पवित्रता डेली रखनी है, और हर दिन नया परीक्षा देनी है। अब मैं एस्टेब्लिश एक्टर हो जाऊं तो ऐसा नहीं कि मैं चौड़ा हो जाऊं। नई शूटिंग में जाता हूं, मैं बच्चे की तरह डरा रहता हूं, जब तक ताली ना बज जाए, जब तक आपको खुशी ना हो जाए, सीन बढ़िया ना हो जाए, तो ताली में भी तो गड़बड़ है ना। तो आपको रोज परीक्षा देनी है, और धैर्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। और किसी से आप कोई कंपटीशन न रखें, आपका किसी कंपटीशन है ही नहीं दुनिया में, कोई है ही, हुआ ही नहीं आपके लिए। आप और आपका कंपटीशन अपने से। आप अपने को देखो, 1 साल पहले वाले को, 5 साल पहले, आप अपने में तरक्की ही पाओ। वो प्योरिटी, जैसे हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे रोज मन से और तन से वायरस भी निकालना हमने, थॉट, विचारों से। सबके लिए ब्लेसिंग, सबके लिए खुशी। परिवार में जो खुश है, जो परिवार में हीरो है, वही बाहर हीरो बनेगा। घर में जो झगड़ा करके माँ बाप को दुख दे के जा रहा है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता किसी भी चीज में। और भगवान देख रहे हैं तो माँ बाप देखो, आपके घर में भगवान है। माँ ने अंदर से बोल दिया ना, मेरा बेटा, माँ बाप की दुआओं ताकत। थैंक यू पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पहले पॉडकास्ट पे आए और आपने इतना समय दिया। और हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए अभिनेता के साथ, अभिनेत्री के साथ, अचीवर के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपन ने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल लिया, दिल से बोला। हाँ, सही।